you very much, Sandeep, and thank you very much, Anil, for nice introduction to this conference. इन्वेस्टमेंट बिजनेस में और वर्ल्ड में ऐसी चीजें हो रही है कि जिसका अंदाजा पहले 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले किसी को नहीं था और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये सिचुएशन हो सकती है। अगर हम असेट प्राइस की बात करें, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द रिस्क फ्री रिटर्न। तो अगर हम रिस्क फ्री रिटर्न देखें तो रिस्क फ्री रिटर्न अज्यूम किया जाता था कि 12% होगा, 10% होगा, 8% होगा, 6% होगा। उसके बेसिस पे रिस्क फ्री के ऊपर आपको रिटर्न मिलता था। ये काफी एक यूनिक सिचुएशन है दुनिया के अंदर कि हम लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं और लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ भी जा रहे हैं और कई कई कंट्रीज में तो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गया है और इंडिया में भी अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि इंक्रीमेंटली बैंक डिपॉजिट रेट नीचे करते जा रहा है। तो अभी सोचिए कि अगर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है या आपको किसी अपने बड़े गोल के लिए पैसा बचाना है, तो क्या सारा आपका पैसा रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी में जाएगा? ये सारी एसेट कैटेगरी एक्सट्रीमली वोलेटाइल होती है, उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। एफडी एक बहुत कंफर्टिंग प्रोडक्ट होता है, बहुत लेजी प्रोडक्ट होता है कि आपको देखना है कि कौन सा बैंक है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है और बस पैसा डाल दिया। लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन अभी लाइफ चैलेंजिंग हो गई है क्योंकि रिटर्न कम आ रहे हैं। दूसरा, हम ये भी एग्जामिन करेंगे कि जब आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्चुअली इंडिया के डेट मार्केट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हो। इन्वेस्टिंग इन एफडी इज डिफरेंट देन इन्वेस्टिंग इन डेट मार्केट ऑफ इंडिया। तो इक्विटी है रिस्क कैपिटल, लेकिन डेट मार्केट भी एक कैपिटल है, लेकिन उस कैपिटल का आपको प्रॉपर रिटर्न एफडी के थ्रू कभी नहीं मिला है और कभी भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको कारण बताऊंगा इसका क्यों नहीं मिला और क्यों नहीं मिलेगा, और आने वाले पीरियड में हमको इन्वेस्टिंग कैसे करना है। और अभी तक 20-25 साल के जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो मैं आपके साथ थोड़ा चीजें शेयर करना चाहता हूं। तो bear with me for a few minutes, I'll share something with you guys. तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप समझिए कि ये हमने पहले किया पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये मैं लिंकेज क्यों बिठाना चाहता हूं आपको बताऊंगा बाद में। अगर आप देखें कोई इंटरेस्ट रेट 6% पे है तो उसका वैल्यू क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग में। तो अगर आप पहला कॉलम देखेंगे तो ईयर है, ईयर 0, ईयर 5, 10, 15, 20, उसके बाद मैंने 20 के बाद 1 ईयर का मैंने लिखा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपीज का 5 साल बाद 130 रुपया हुआ, 10 साल बाद 160 रुपया हुआ, 20 साल बाद 220 रुपया हुआ और 35 साल बाद 320 रुपए के 300 वॉट एवर इज अमाउंट 320 रुपए के आसपास हुआ। तो ये 35 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे 6% पे आपका पैसा ये बना। लेकिन अगर आप यही चीज कंपाउंडिंग में देखोगे तो वही 6% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन 5 साल बाद 100 रुपए का 130 की जगह 134 बना। तो एनुअल ग्रोथ इन पोर्टफोलियो कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट रेट 5 साल बाद 7-8% के आसपास आ गई। 10 साल बाद आपका 10% ग्रोथ आई पोर्टफोलियो में कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट रेट, और सिंपल इंटरेस्ट रेट में पोर्टफोलियो में ग्रोथ खाली 6% आ रही है, लेकिन कंपाउंडिंग में वो ग्रोथ 10 साल बाद 10% हो गई, 20 साल बाद वो ग्रोथ होगी 18%। मतलब क्या हो रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट में आपका जो पैसा बन रहा है वो 6% ही बन रहा है हर साल, लेकिन कंपाउंडिंग में पहले साल तो 6% ही बना, लेकिन 5 साल बाद वो 8-7.5% बनने लग गया। 10 साल बाद एक्चुअली आपका अर्निंग 10% हो गया, 20 साल बाद आपका अर्निंग 18% हो गया। मतलब 6% तो इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जो एडिशनल 12% आ रहा है वो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट आ रहा है, और 30 साल बाद वो 32% हो गया। मतलब कंपाउंडिंग में 30 साल तक पैसा रखा आपने तो एनुअल रिटर्न जो आएगा आपको आपकी कैपिटल का 32% आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट रेट पे 6% आ रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग में 32% आ रहा है।
और अगर हमने 35 साल तक पैसा रखा तो मालूम पड़ा कि सिंपल इंटरेस्ट रेट के मुकाबले कंपाउंडिंग में वो 6% की जगह 44% हो गया। ये तो अभी 6% इंटरेस्ट रेट की बात थी, अभी वही बात लेते हैं 8% इंटरेस्ट के ऊपर। सपोज कोई चीज 8% के ऊपर कंपाउंडिंग हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या हुआ कि 100 रुपए का 140 रुपए हुआ 5 साल बाद, लेकिन कंपाउंडिंग में वो 140 की जगह 147 हुआ। तो मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो 8% नहीं, वो 10.88% ग्रो हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें 10 साल बाद, तो आपको 15% ग्रोथ आएगी पोर्टफोलियो में। अगर आप देखें कि 34th ईयर तक अगर आप आए, तो मालूम पड़ेगा कि जो आपकी पोर्टफोलियो का एनुअल ग्रोथ है दैट इज इक्वल टू योर कैपिटल। अगर आप ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम देखें, तो 34th टू 35th ईयर, सॉरी 33rd टू 34th ईयर आपका 364 रुपया से 372 रुपया हुआ, मतलब आपको 8 रुपए इंटरेस्ट मिला। लेकिन वो अगर कंपाउंड हुआ तो आपकी वेल्थ 1268 से 1369 हो गई अगले साल के अंदर। मतलब आपका जो गेन हुआ वो 101% हुआ, उसमें 8% तो खाली आपका इंटरेस्ट है, लेकिन 92 रुपीज आपका इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नाउ वी कम टू 10%। नाउ सी द मैजिक। अगर 10% कोई चीज सिंपल इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, तो 5 साल बाद वो 150 रुपया हो गया आपका, लेकिन कंपाउंडिंग में वो 161 हो गया। अभी आप देखिए 100% कम हो गया, 26वें साल में 100% हो गया। मतलब 25 साल में सिंपल इंटरेस्ट रेट पे आपको 10 रुपया मिला 100 रुपए के ऊपर, लेकिन कंपाउंडेड में वो 10 रुपए की जगह 105 रुपया मिला। मतलब आपका 100 रुपया कैपिटल है, उसमें 105 रुपया मिला, मतलब आपको 10 रुपया तो खाली आपका इंटरेस्ट है, लेकिन 95 रुपीज इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है। तो आप कंपाउंडिंग करो तो 26 ईयर में आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि जो आपकी कैपिटल है उसके बराबर आपको इंटरेस्ट इनकम आने लग जाती है। नाउ आई प्रेजेंटेड दिस डेटा एट 12%, द नंबर्स कम्स एट 20 इयर्स। मतलब 20 साल में आप इस स्टेज से पहुंच जाते हो। अगर 12% पे कंपाउंड हो रहा है, तो 20 साल की एज के अंदर आप उस स्टेज पहुंच जाते हो कि जो आपकी एनुअल ग्रोथ है पोर्टफोलियो की, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होती है। तो मैंने कंपैरिजन दिया है, इफ समथिंग ग्रोज एट 8%, तो 34 ईयर तक आते आते जो आपका एनुअल ग्रोथ है वो आपकी इनिशियल कैपिटल के बराबर आपको हर साल पैसा मिलता रहेगा। अगर वही 10% पे ग्रो किया है, तो 26वें साल में आपको वो आपका 100 रुपया अगर 10% पे कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ, तो 26 साल बाद आपका जो पोर्टफोलियो ग्रोथ है वो आपकी कैपिटल से ज्यादा होगा। आपने 100 रुपया लगाया, लेकिन 26वें साल के बाद 100 रुपए के ऊपर उसमें एडिशन होता रहेगा। और अगर वो 12% पे ग्रो किया, तो वो स्टेज आप 20 साल के अंदर पहुंच जाते हो। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जो प्रेजेंटेशन आप बात करना चाहते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, कैसे बैंक एफडी का इससे कंपैरिजन होता है। क्योंकि बैंक एफडी के अंदर काफी लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं लेते। बैंक एफडी के अंदर दूसरा चैलेंज क्या होता है कि वहां इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहता है कंटिन्यूअसली। अब नीचे आते हुए इंटरेस्ट रेट के अंदर आप क्या करेंगे, ऊपर जाते हुए इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या करेंगे, मैंने सारे मैजिक इसके अंदर दिखाए हैं। और बैंक एफडी पे आपका टीडीएस कटता है 10%, किसी को 20% टैक्स में ब्रैकेट में हो, कोई 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में रहता है। तो उसकी वजह से आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफी सिग्निफिकेंटली कंप्रोमाइज हो जाता है। हम 1 साल 3 साल के पीरियड में इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको मैं डेटा आपको बताऊं, मैं डेटा करीब 20 साल का एक्चुअल लाइव डेटा है मेरे पास, जो मैंने कंपैरिजन किया है गिल्ट फंड का एफडी से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं अभी। तो आप देखिए, 1 साल पहले, मतलब आज हम जहां बैठे हैं सितंबर 2020 में, 1 साल पहले एसबीआई की 1 साल की एफडी रेट थी 6.8%। तो अगर आपने 1 साल पहले एसबीआई की एफडी में पैसा डाला है, तो आपको 6.8% इंटरेस्ट आया। तो अगर सपोज आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो,
तो 1 साल बाद आपका वैल्यू है पोर्टफोलियो का 1,04,07,60 रुपया। बेसिकली आपको 4.7% गेन हुआ है। उसी 1 ईयर पीरियड के अंदर गिल्ड फंड ने 8.3% रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। गिल्ड फंड क्या है? गिल्ड फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के फंड है, जो खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के अंदर ही पैसा डालते हैं। तो एफडी तो बैंक देता है, लेकिन बैंक के ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो आप गिल्ड फंड में पैसा डालते हैं, तो गिल्ड फंड्स आर मोर सिक्योर देन बैंक एफडी बिकॉज इट इज ऑन्ड, द ओनरशिप टू सर्व द डेट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1 साल बाद नेट ऑफ टैक्स आपका 1,05,080 रुपया, 1,05,810 रुपया बना। मतलब 4,760 रुपया जो एफडी में गेन हुआ, उसके कंपैरिजन में आपको 1,000 रुपीज का गेन ज्यादा हुआ। तो इन एब्सोल्यूट टर्म आपको 22% नेट ऑफ टैक्स ज्यादा पैसा मिला। नाउ वी लुक एट 3 years बैक। 3 साल पहले सितंबर 2017 के अंदर एफडी इंटरेस्ट रेट वाज 6.25%। 3 साल का एफडी इंटरेस्ट रेट 6.25% था। अगर किसी ने पैसा डाला है और वो कंपाउंड भी करता रहा, हमने इसके अंदर हमने अज्यूम किया कि एफडी में लोग कंपाउंड कर रहे हैं इंटरेस्ट, एक्चुअल में होता नहीं है। एफडी में लोग इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं करते, वरना मैं अज्यूम किया कि नेट ऑफ टैक्स आपने कंपाउंड किया है। तो 3 साल बाद जो आपका 1 लाख रुपया है, वो 1,13,708 रुपया हो गया एट द रेट ऑफ 6.25%। नाउ लुक एट गिल्ड फंड। गिल्ड फंड ने, एवरेज गिल्ड फंड ने पिछले 3 साल में क्या रिटर्न दिया है? 8.31% कंपाउंड है। 3 साल का पीरियड खत्म होते ही आपको गिल्ट में नॉर्मल टैक्स नहीं लगता है डेट म्यूचुअल फंड में, वो टैक्स लोअर रेट पे हो जाता है विद इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट इंडेक्सिंग। तो आपका क्या हुआ? 1,20,990 रुपया बना गिल्ट में नेट ऑफ टैक्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके 1 लाख रुपए के ऊपर एफडी में आपको 13,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन गिल्ड 13,000 रुपया मिला है, लेकिन गिल्ड में वो 21,000 रुपया मिला है। तो करीब करीब 53% ज्यादा आपका पैसा गिल्ड के अंदर बना है। नाउ वी कम टू 5 year पीरियड। अगर आप 5 साल का पीरियड देखें, तो 5 साल पहले एक्चुअल एसबीआई एफडी इंटरेस्ट रेट इन सितंबर 2015 for 5 year FD was 7.25%। अगेन मैंने कंपाउंडिंग अज्यूम किया है, जो जनरली होता नहीं है। तो 7.25% पे नेट ऑफ टैक्स आपका 1,28,000 रुपया बना है 5 साल बाद एफडी में। गिल्ट फंड का रिटर्न क्या है? 8.61%। इसका मतलब क्या? नेट ऑफ टैक्स आपका 1,44,604 रुपीज बना है। मतलब क्या है? 1 लाख रुपए पे बैंक एफडी में नेट ऑफ टैक्स आपको 28,000 रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन गिल्ड फंड में 44,000 रुपीज का फायदा हुआ है। तो बेसिकली 59% आपको ज्यादा पैसा बना है। इंटरेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल, कैपिटल तो आपकी है। यहाँ एफडी में आपको 28,000 रुपए कमाने को मिला है, यहाँ आपको 44,000 रुपीज कमाने को मिला है। तो 44,000 रुपीज 28,000 रुपए के मुकाबले अराउंड 60% मोर है। नाउ लुक एट 7 year। 7 year back, SBI FD for 7 year was 8.75%। and again compounding assume किए तो 1 लाख का वैल्यू 7 साल बाद नेट ऑफ टैक्स 1,51,609 रुपीज आपका आया। गिल्ड फंड में रिटर्न क्या आया उसी पीरियड का? 9.3% कंपाउंडेड एनुअली। रिटर्न क्या आया? पैसा कितना बना? 1,76,646। तो जो 51,000 रुपए आपका एफडी में बना 7 साल के पीरियड में, उसके कंपैरिजन में गिल्ड फंड में उसी पीरियड में उसी डेट को आपका 76,000 रुपया बना। इसका मतलब क्या हुआ? 50% ज्यादा पैसा बना। नाउ वी लुक एट 10 year बैक। और हमने क्या किया कि फिर 5-5 साल की एफडी लिए कि सितंबर 2010 में आपने 5 साल की एफडी की, उसके बाद वापस आपने 5 साल की एफडी की। तो सितंबर 2010 में सपोज 7.5% का इंटरेस्ट रेट था एफडी का, हमने लिया, और बाद में सितंबर 2015 में 7.25% लिया बिकॉज 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट ये था। तो 10 साल में आपका 1 लाख रुपया लगा हुआ 1,65,000 रुपया हुआ है। गिल्ड फंड में रिटर्न आया 8.72% कंपाउंड, तो आपका पैसा बना 2,20,000 रुपया। तो एब्सोल्यूट टर्म में
एफडी में नेट ऑफ टैक्स 65,000 रुपीज बना, गिल्ट फंड में वही 1,20,000 रुपया बना, तो अराउंड 84% आपका पैसा ज्यादा बना. नाउ वी कम टू 15-year पीरियड. अगेन वी डिड द सिंपल सेम नंबर. 15 साल पहले सितंबर 2005 में एसबीआई का एफडी इंटरेस्ट रेट 6.25% था, वो आपने 5 साल तक डाला. फिर सितंबर 2010 आया, वहां एसबीआई का इंटरेस्ट रेट 5 साल की एफडी का 7.5% था, वहां आपने 5 साल के लिए पैसा डाला. फिर 2015 आया, उसमें एसबीआई का एफडी इंटरेस्ट रेट 7.25% था. तो आपका 15 साल में 1 लाख रुपए का 2,04,923 रुपया बना है बैंक एफडी के अंदर. वही पैसा गिल्ट फंड में आपको कंपाउंड हुआ 8.17% पे. इफेक्टिवली क्या पैसा बना आपका? 3,11,000 नेट ऑफ टैक्स. तो आपका पैसा कितना बना? एफडी में 15 साल में आपको इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ टैक्स 1,04,000 की आई, या आपको 2,11,000 रुपए की आई. तो आपको 200% ज्यादा रिटर्न 15 साल के पीरियड में बना. नाउ वी कम टू 20 years नंबर. वी डिड द सेम कैलकुलेशन, सेम मेथोडोलॉजी. अगर आपने बैंक एफडी में 20 साल पहले पैसा डाला होता, उस टाइम इंटरेस्ट रेट 10%, 11% था बैंक एफडी का. उसके बाद 6.25 हमने अलग अलग 5-5 साल के ब्रेकअप पीरियड लिए हैं. पहला पैसा आपका 10% पे ग्रो किया, सेकंड आपका 6.25 पे किया, थर्ड 7.25, 7.5 पे किया, और फोर्थ 5th ईयर का पैसा 7.25 पे हुआ. तो आपका 1 लाख किया हुआ 2,87,000 हो गया. वही गिल्ड फंड का रिटर्न 9.07% कंपाउंडेड आया 20 साल के पीरियड में. आपका जो गेन आया 1,87,000 गेन आया एफडी में 1 लाख रुपए पर. यहाँ 4,46,000 रुपीज आपका पैसा बना. तो आपका 238% ज्यादा पैसा बैंक एफडी के कंपैरिजन में गिल्ट फंड के अंदर बना है. अभी काफी लोग ये सवाल करते हैं कि ये तो ठीक है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर नीचे आ रहे हैं, तो अगर आपने गिल्ट फंड में पैसा डाला हुआ है और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो सीधा सीधा पोर्टफोलियो में गेन आएगा, तो ये सारे रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. तो हमने कोशिश की कि लेट्स अज्यूम हमने अलग अलग सिनारियो लिए हैं, तो मैं आपको अलग अलग सिनारियो बताता हूं. पहली बार जब हमने करियर चालू किया तो 10 ईयर जीसेक 12%, 13% के आसपास था. पहली बार 10 ईयर जीसेक, अभी जो 6% के आसपास चल रहा है, पहली बार 10 ईयर जीसेक रिटर्न, जीसेक गिल्ड 8% के नीचे आए दिसंबर 2001 के अंदर. तो अगर आपने दिसंबर 2001 में 10 ईयर जीसेक खरीदा होता तो आपको एनुअलाइज 7.91% रिटर्न मिल जाता. ठीक है. एवरेज जीसेक गिल्ड, इसका मतलब क्या है कि आपने दिसंबर 2001 के अंदर गिल्ट में पैसा डाला, लेकिन आपको गिल्ट का आपने गिल्ट में पैसा डाला है एवरेज जीसेक गिल्ड. इसका मतलब क्या है कि दिसंबर 2001 से लेके अगले 10 साल तक एवरेज जीसेक गिल्ड क्या रहा? तो एवरेज जीसेक गिल्ड 722% रहा. इसका मतलब क्यों मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो आपने 791 जीसेक गिल्ड में पैसा डाला, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट आया जीसेक का. तो वो इंटरेस्ट रेट कहाँ, किस रेट पे रीइन्वेस्ट हुआ? एवरेज वो पूरा 10 साल का पीरियड का 722 था. तो आपने जो डाला वो 791 के ऊपर है. जो उसका इंटरेस्ट आया, कूपन आता रहा आपको, हमने एज्यूम किया कि एवरेज रेट पे आपने उसको इन्वेस्ट किया, वो 722 थी. 10 साल बाद 10 ईयर जीसेक गिल्ड क्या था? आपने 2001 में 10 साल का जीसेक फंड खरीदा, उस टाइम जीसेक गिल्ड 791 थे. उसके बाद अगले जो हर 6 महीने में जो कूपन आता है इंटरेस्ट का जीसेक का, वो ऑन एन एवरेज 722 पे लेस अज्यूम इन्वेस्ट हो गया. कुछ एवरेज जीसेक गिल्ड उस पीरियड में वो थे. एंड ऑफ 10 ईयर जीसेक गिल्ड 791 की बजाय 870 है. तो एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो में नुकसान होना चाहिए था ना, लेकिन उसी पीरियड का 10 साल का जीसेक रिटर्न इज 8% एनुअलाइज. देखिए मैजिक,
791 आपने चालू किया, उस टाइम जीसेक गिल्ड था। फंड ये मैं एक गिल्ड फंड ले रहा हूं, नॉर्मल गिल्ड फंड, नेट ऑफ एक्सपेंसेस, उस फंड में 1.5% का एक्सपेंसेस भी है, उसके बाद भी उस फंड ने 10 साल के पीरियड में 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट आपको दिया। ये हो गया एक सिनारियो। नाउ लाइक सिनारियो 2, नवंबर 2002। नवंबर 2002 पहला टाइम था जब 10 ईयर जीसेक 7% के नीचे आया। तो अगर आपने उस टाइम 10 ईयर जीसेक बॉन्ड खरीदा तो उसका कूपन था 6.92, मतलब आपको हर साल 6.92 अगले 10 साल तक मिलता रहा। आपका 1 लाख रुपया आया, उस पर करीब करीब आपको 7,000 रुपया, 6,920 रुपया हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहा, और इंटरेस्ट आपको 6-6 महीने के पीरियड में मिलता है। तो आप वो री इन्वेस्ट किस रेट पे किए? उस नवंबर 2002 से लेके नवंबर 2012 तक जो 10 साल का पीरियड था, उसमें एवरेज जीसेक यील्ड वाज 7.3%। मतलब जो आप इंटरेस्ट कूपन आपको हर 6 महीने आया, वो आप 7.3% पे री इन्वेस्ट हो गया और उस पर कंपाउंड हो रहा है, ये मैंने एज्यूम किया। 10 ईयर बाद में नवंबर 2002 के 10 साल बाद 10 ईयर जीसेक यील्ड क्या था? 8.16%। मतलब जहां से जर्नी आपने चालू की उससे करीब करीब 1.1%, 1.2% ज्यादा है। इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो पे नुकसान होना चाहिए, आपको 6.92 रिटर्न नहीं मिलना चाहिए, लेकिन रिटर्न कितना मिला? 8% कंपाउंडेड, 8% कंपाउंडेड। अगर आपने नवंबर 2002 में जीसेक फंड, जीसेक खुद लिया होता डायरेक्टली, तो आपको 10 साल में 7% रिटर्न मिला करीब करीब, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में, गिल्ड म्यूचुअल फंड में वो रिटर्न 8% कंपाउंडेड हुआ। देन आई टुक थर्ड सिनेरियो, मार्च 2003। उस टाइम पहली बार जीसेक यील्ड फेल बिलो 6%। अगर उस टाइम आपने कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10 साल का बॉन्ड लिया होता, तो आपको हर साल 1 लाख रुपए पे 5,970 रुपीज मिलता रहा, उसका आधा हर 6 महीने में मिलता रहा, क्योंकि 6 मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके 1 लाख रुपए पे आपको 5,970 हर साल मिलता रहा। एवरेज 10 साल के पीरियड का जो आप इंटरेस्ट 6-6 महीने में मिल रहा है, आपने किस रेट पे इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया, वो 735 है जो आपका कूपन मिल रहा था, 5,970 रुपीज डिवाइड बाय 2, 6 महीने में हर साल मिला अगले 10 साल तक। एंड ऑफ द पीरियड जीसेक यील्ड क्या था? मतलब जो 6% के मुकाबले करीब करीब 8%, मतलब 2% इंटरेस्ट रेट मूव अप हो गया इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो पे होना चाहिए नुकसान, लेकिन हुआ क्या है? आपको रिटर्न मिला 7.5%। आपने जब चालू किया तो 6% जीसेक यील्ड था, एवरेज जीसेक यील्ड 735 था, लेकिन गिल्ड फंड ने रिटर्न दिया 7.5% का एनुअलाइज, इवन आफ्टर एक्सपेंसेस। Then we looked at November 2003. उस टाइम पहली बार 10 year GSEC came close to 5%, actually lower than what it is today. उस टाइम GSEC yield 5% के भी नीचे आ गए थे एक दो तीन ऑब्जर्वेशन पीरियड के अंदर, अभी 6% के आसपास। तो अगर आपने नवंबर 2003 में 10 year GSEC लिया होता, तो आपको अगले 10 साल तक 5.1% रिटर्न मिला है एनुअलाइज। उस 10 साल का एवरेज जीसेक यील्ड कितना था? 7.5%। ठीक है, उस पर आपका कूपन री इन्वेस्ट हुआ, और उसका एंड पीरियड जीसेक यील्ड क्या था? करीब करीब 3.65% हायर देन व्हाट यू स्टार्टेड। इसका मतलब आपको अगर नवंबर 2003 में पैसा डाला जीसेक फंड में, तो 10 साल बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए था, लेकिन देखिए हुआ क्या? आपको रिटर्न आया 6.4% CAGR एनुअलाइज। 5.1% आपको जीसेक में मिला, लेकिन जीसेक फंड में वही आपको 6.4% नेट ऑफ एक्सपेंसेस मिला। ये तो हो गया फॉलिंग इंटरेस्ट रेट। नाउ लुक एट व्हेन इंटरेस्ट रेट रोज अगेन। नवंबर 2003 के बाद 3 साल के आसपास अगेन जीसेक यील्ड टच 8.29%। अगर और अगले 10 साल के एवरेज करीब करीब 7.94% था, और 10 साल बाद, उसके 10 साल बाद 10 ईयर जीसेक was 7.47%, तो आपका 10 साल का रिटर्न आया 9% एनुअलाइज। देन आई लुक्ड एट अगस्त 2008, जब 10 ईयर जीसेक 927 हो गया था,
नेक्स्ट 10 ईयर का एवरेज रिटर्न 7.76% था। जीसेक यील्ड 10 साल बाद अगस्त 2018 में 8.9% था, मतलब थोड़ा सा नीचे था, और आपको रिटर्न आया 8% के आसपास। एंड यू लुक एट दिसंबर 2013, जैसे जीसेक यील्ड अगेन टच 9.06%। 7 साल के पीरियड का एवरेज रिटर्न इज 7.38%। आज 7 साल बाद आज जीसेक यील्ड 6% के आसपास है, लेकिन 7 साल का रिटर्न आपका इस फंड में आया है 9.43%। व्हाट वी आर सेइंग, इंटरेस्ट रेट राइज हुआ, इंटरेस्ट रेट गिरा, इंटरेस्ट रेट वापस राइज हुआ, वापस गिरा। इन ऑल दीज पीरियड GSEC fund has delivered much better return than GSEC itself, and they also deliver far superior return than bank FD. ये होता क्यों है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप अपने बैंक से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आपको तकलीफ होने वाली है, और मैं बताऊं क्यों ऐसा हो रहा है। जब आप बैंक से एक FD लेके रखते हो और उसी बैंक से आपने लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है सपोज करो, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है इकोनॉमी के अंदर, RBI इंटरेस्ट रेट का सिग्नल देती है, RBI की कमेटी MPC इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का सिग्नल देती है, RBI अपनी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे करता है, इमीडिएटली बैंक्स FD का इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। लेकिन जो आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम नहीं होता है, होता तो भी बहुत टाइम लेग के बाद होता है, 3 महीना 6 महीना लग जाता है, और वो भी उतना पूरा नहीं होता है। और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो सडनली इमीडिएटली बैंक आपका लोन का रेट ऊपर कर देती है, लेकिन FD का रेट बहुत धीरे धीरे समय लेके ऊपर करते हैं। इसकी वजह से FD के कंपैरिजन में आपको गिल्ट में, फंड में ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वहां इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट का रिएक्शन आ जाता है, आपके बैंक FD में नहीं आता। तो जो बीच का जो मार्जिन है वो पूरा का पूरा बैंक के पास चला जाता है। अभी देखिए ऐसा क्या एक्चुअल डेटा हमने लिया। देखिए जुलाई 2001 के अंदर FD इंटरेस्ट वाज 9.5% और 10 ईयर GSEC भी 9.25 ही था। मई 2004 FD इंटरेस्ट रेट वाज 5.25, 10 ईयर GSEC वाज 5.10, मतलब 10 ईयर GSEC 9.25 से 510 आ गया। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट 4% के आसपास गिरा है, तो GSEC FD वालों ने भी, बैंक वालों ने इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट नीचे करना चालू कर दिया, तो उन्हें इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आ गए। उसके बाद देखिए अगस्त 2008 के अंदर FD इंटरेस्ट वो का वही रहा, लेकिन 4 महीने में 10 ईयर GSEC yield has gone up by 100%, मतलब 1% ऊपर चला गया, 100 बेसिस पॉइंट, मतलब GSEC yield 1% ऊपर हो गया, लेकिन बैंक ने अपना FD का इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं किया। उसके बाद 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर किया FD का, लेकिन 35 बेसिस पॉइंट खाली उन लोगों ने किया, 45 बेसिस पॉइंट, और इकोनॉमी में क्या हुआ, 1% के आसपास इफेक्टिवली और हो गया। तो अब मई 2004 से जब 510 बेसिस पॉइंट GSEC yield था, उसके बाद GSEC yield में करीब करीब 2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन आपका FD इंटरेस्ट रेट खाली 45 बेसिस पॉइंट ऊपर गया। मतलब 4 रुपया दाम बढ़ा है GSEC में, लेकिन यहां आपको बैंक ने 1 रुपए का ही फायदा दिया। मतलब GSEC yield 2% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन आपका FD खाली उसका 25% ही कैप्चर कर पाया है इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट। आपका लोन बहुत जल्दी रिप्राइज हो गया, 6% वाला लोन फटाक से 8-9% हो गया, लेकिन FD इंटरेस्ट रेट फटाक से ऊपर नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे अगस्त 2006 FD रेट ऊपर गया 570 से 6.5%, मतलब 80 बेसिस पॉइंट ऊपर गया है। GSEC yield क्या हुआ, GSEC yield गया है 1.25% के आसपास। तो अगर आप देखेंगे मई 2004 से बैंक FD में 1.25% की बढ़ोतरी हुई है, 525 से 6.5% बैंक का FD इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। GSEC yield 3.25% के आसपास बढ़ा है। तो जो ग्रोथ GSEC yield में आई है 303%, 3.25% की, उसका 1/3 बैंक ने आपको FD इंटरेस्ट में कम दिया है,
जो 2% गेन है वो उन्होंने फटाफट 3% गेन फटाफट उन्होंने लोन में रीएडजस्ट कर दिया, लेकिन आपका एफडी इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं किया। नाउ वी कम टू, जब इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ा इकोनॉमी के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट 829 से 722 आ गया। आप इंटरेस्ट रेट ऊपर जाके नीचे आ गया, बैंक ने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और 725 के आसपास आ गए। जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बैंक फटाफट उसका फायदा ले लेता है। अभी देखिए, मई 2010 में अक्टूबर 2009 के मुकाबले इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस पॉइंट 85 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन एफडी में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। मतलब यहां आपका लोन में 1% रेट बढ़ गया है, लेकिन एफडी में 1% रेट आपका कम हो गया है। ओके, नाउ वी लुक एट नंबर दिसंबर 2013। GSEC become 906%, FD interest also become 9%। राइज हुआ तो बढ़ाना पड़ा, धीरे धीरे बढ़ाया उन लोगों ने, लेकिन अभी हालत देखिए अभी क्या है। मई 2008 में 18 में देखिए क्या हो गया, GSEC यील्ड में 1.25% की कमी आई, लेकिन बैंक एफडी के अंदर 2.5% की कमी आई। तो आप देखिए, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर तो बैंक आपका लोन का रेट ऊपर कर देता है। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है तो जीसेक फंड उसको कैप्चर करता है। जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर गिरता है तो आपका एफडी वाला इंटरेस्ट रेट आपका एफडी का इमीडिएटली ऊपर नहीं करता है। तो यही चैलेंज, इसकी वजह से मैंने डेटा एनालाइज किया है पिछले 20-25 सालों का, मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। गिल्ड फंड का रिटर्न और एसबीआई एफडी का रिटर्न, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हम लोगों ने निकाला है। अगर आप कोई भी 10 साल के पीरियड में आपने एसबीआई की एफडी में पैसा डाला है और उसी पीरियड में गिल्ड फंड के अंदर पैसा डाला, 10 साल तक पैसा रखा है, और सपोज आपका टैक्स खाली 10% था, तो ऑन एवरेज 10 साल के पीरियड में आपको 30% ज्यादा मुनाफा गिल्ड फंड में हुआ। सपोज आपका टैक्स स्लैब 20% है फॉर आर्ग्यूमेंट से, तो कोई भी 10 साल के पीरियड में ऑन एवरेज गिल्ड फंड कंपेयर टू एफडी 50% ज्यादा आपको गेन दिया है। और अगर आपका 30% टैक्स है तो ऑन एवरेज इन एनी 10 ईयर पीरियड ऑन एवरेज एफडी के मुकाबले गिल्ड फंड में 80% ज्यादा पैसा बना है। ये मैं खाली 10 साल का पीरियड ले रहा हूं, लेकिन अगर आप 20 साल का पीरियड ले तो 20 साल के पीरियड में अगर आपका टैक्स स्लैब खाली 10% पे है तो 20 साल के पीरियड में बैंक एफडी के कंपैरिजन में गिल्ड फंड में 50% ज्यादा पैसा बना है। 20% टैक्स इंसिडेंट के ऊपर गिल्ड फंड में 20 साल के पीरियड में एफडी के कंपैरिजन में 80% ज्यादा पैसा बना है। और अगर आप 30% वाले स्लैब के अंदर हो तो 20 साल के पीरियड में एफडी के कंपैरिजन में गिल्ड फंड में आपका डबल और उससे ज्यादा पैसा आपका गिल्ड फंड के अंदर बना है। तो अगर आप एफडी में पैसा डाल रहे हो तो बी एश्योर्ड कि आपको इंडियन डेट मार्केट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा आपको नेगेटिव फायदा हो रहा है, नेगेटिव नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका लोन का इंटरेस्ट रेट फटाक से रिप्राइसिंग होता है, लेकिन एफडी का इंटरेस्ट रेट रिप्राइसिंग खाली नीचे के साइड में फास्टर होता है, ऊपर के साइड में इतना फास्टर नहीं होता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो, इस कोविड पीरियड को आप देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर 1.5% नीचे आया है। आपका हाउसिंग लोन 25 पैसा 20 पैसा 30 पैसा नीचे आया, लेकिन एफडी रेट कोविड से पहले जो 6.5 इंटरेस्ट रेट था वो भी 5.25 के आसपास 5% के आसपास आ गया। ये तो एक छोटी सी कहानी है, एफडी का कंपैरिजन मैंने किया है। और जीसेक फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड है, मच बेटर वे टू इन्वेस्ट। और दूसरा क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनके अंदर जबरदस्त काम करती है। मैंने आपको डेटा दिखाया जीसेक फंड का 10 साल का 20 साल का। अभी आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, वो हमारा अगला शो है कि हाउ गुड यू आर एज एन इन्वेस्टर। उसमें हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी वेल्थ ग्रो हो। कोई भी आदमी पैसा डालता है, कोई गोल मन में लेके पैसा डालता है कि मेरा घर खरीदने का विचार है, कार खरीदने का विचार है, हॉलिडे का विचार है, बच्चों की पढ़ाई है,
बच्चों की शादियां हैं, रिटायरमेंट के गोल है, इनके लिए आदमी पैसा जनरली बचाता है। लेकिन अगर आप किस चीज पे ध्यान दो तो आप गोल फास्टर अचीव कर पाओगे। इसका मैं आपको अगला सेमिनार में बहुत इंटरेस्टिंग, हमने अगेन डेटा माइनिंग करके आपको आंसर दिया, बट आपको सिंपल चीज बताऊं मैं, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा डाल रहे हो और वहां 0% टैक्स लग रहा है या टैक्स रियर एंड में लग रहा है, ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज आपको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, खाली जब पैसा निकाल रहे हैं तभी टैक्स लग रहा है, तो सपोज करो आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हो, तो एवरेज सपोज आप 30 साल में रिटायरमेंट का गोल अचीव कर लेते हो 0% इंटरेस्ट रेट, 0% टैक्स पे। लेकिन सपोज आप 10% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ गए तो रिटायरमेंट का गोल आपका 30 साल से 34 साल तक हो जाता है। सपोज आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आ गए तो 34 ईयर से 38 ईयर्स हो जाता है। और सपोज आप 30% टैक्स में आ गए तो 30 साल से 42 साल हो जाता है। तो कंपाउंडिंग एफडी में काम नहीं करता है। एफडी बहुत सिंपल प्रोडक्ट समझने को लगता है, बट आप समझ इसका प्राइस आप क्या दे रहे हो कि 30 साल में आप रिटायर हो सकते हो या 42 साल में रिटायर हो रहे हो। लेकिन अगर सपोज कोई 20 साल में रिटायर होना चाहे तो उसका भी फॉर्मूला है, अगर आप जीरो टैक्स पे हो तो आप 20 साल में रिटायर हो सकते हो, लेकिन 10% टैक्स में आप 24 साल में रिटायर हो, 20% टैक्स में आप 28 साल पे रिटायर हो रहे हो और 30% टैक्स में आप 32 साल काम करने के बाद रिटायर हो रहे हो। तो देखिए एक सिंपल टैक्स एफिशिएंट रिटर्न निकाला तो आपका रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट का जो पीरियड है वो 4-4 साल कम होते गया। अगर उसके ऊपर आपने 1% इंटरेस्ट रेट और ज्यादा कर दिया एफडी के मुकाबले तो और आपका शार्पर ड्रॉप हो जाएगा रिटायरमेंट एज के अंदर। तो एफडी जो दिखता लेजी प्रोडक्ट है, एक्चुअली लेजी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी वर्किंग लाइफ को बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज कर देता है। यही कारण है कि काफी लोग जिंदगी भर मिडिल क्लास के ऊपर आ नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपनी कमाई करने पे जाता है। कमाई को ढंग से कैसे इन्वेस्ट किया जाए उसमें भी इतने डरे हुए लोग रहते हैं कि भाई मेरे को तो एफडी चाहिए, मेरे को तो फिक्स चाहिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन उस टेंशन की कीमत हम कितनी ज्यादा पे करते हैं आप देख लीजिए। आप सब, हम सब स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते थे, साल भर पढ़ाई करते थे, अच्छी मेहनत करते थे, बड़े बोरिंग से लगते थे, लेकिन वो लोग अच्छे एकेडमिक्स करके अच्छा जॉब कर लिए, अच्छी एजुकेशन लेके दे आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। एंड देयर आर मेनी पीपल जो पूरे साल मस्ती करते थे, पढ़ाई उनको बहुत टैक्सिंग लगती थी, वो अल्टीमेटली अपने करियर में कुछ तो बड़े बन गए, लेकिन बहुत से वैसे लोग जो ढंग का पढ़ाई नहीं कर पाए वो आगे जिंदगी में नहीं पढ़ पाए। तो जो इनिशियल मेहनत है प्रोडक्ट समझने की, बिल्कुल पढ़ाई जैसी है, आपने थोड़ा इसके ऊपर दिमाग लगाया तो आपका एकदम मीटर चालू हो जाता है और आप बहुत अच्छा और बहुत फास्ट तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी मैंने एक कंपैरिजन और किया है, नेट ऑफ टैक्सेस। ये तो मैंने खाली गिल्ड का कंपैरिजन किया है। अभी एक साल में एक्चुअल डेटा है, 1 लाख का बैंक एफडी में ये पैसा बना है, लिक्विड फंड में 1,03,000 बना है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 1,04,790 बना है, गिल्ड फंड में 1,05,800 नेट ऑफ टैक्स। एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल पिछले 3 साल का ये नंबर है एफडी में, गिल्ड फंड का नंबर ये है, सॉरी लिक्विड फंड का नंबर, इवन लिक्विड बीट एफडीज, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का नंबर ये है, जीसेक फंड का नंबर ये। 5 साल का पीरियड, बैंक एफडी का नंबर ये है, 5 साल में 1 लाख नेट ऑफ टैक्स, लिक्विड में डन मच बेटर, अल्ट्रा इवन बेटर एंड जीसेक इवन बेटर। 7 साल के पीरियड के आप नंबर देख लीजिए, 10 साल के नंबर के पीरियड के नंबर देख लीजिए, 15 साल के नंबर देख लीजिए और 20 साल के नंबर आप देख लीजिए। 20 साल के पीरियड में इवन लिक्विड फंड हैज डन बेटर देन बैंक एफडी। उसका सिंपल रीजन है कि लिक्विड में असेट का रीप्राइस फास्ट हो जाता है और कंपाउंडिंग होता है रिटर्न। आपका टैक्स इंसिडेंट जब भी होता है जब आप एक्चुअली पैसा निकालते हो। देयर इज नो टीडीएस इन म्यूचुअल फंड और लिक्विड, अल्ट्रा और जीसेक फंड। अगर आपको डर लगता है लिक्विड में रहिए, जीसेक फंड में जा सकते हो। जीसेक फंड में कोई क्रेडिट रिस्क का झमेला नहीं है। तो ये बहुत ब्रीफ फ्रॉम माय साइड। सो व्हाट आई ट्राई टू कवर टुडे कि एफडी के कंपैरिजन में आप पैसा
गिल्ट फंड में डालिए, वहां आपका पैसा ज्यादा अच्छा हिस्टोरिकली बना है और बनेगा भी। सपोज करो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर नीचे चलता गया यहां से, तो क्या होगा? आपका एफडी का रेट नीचे होता जाएगा। लेकिन जीसेक फंड में अगर आपने पैसा डाला, जैसे आज एक फंड है जो 2044 में मैच्योरिटी है उसका, उसका इंटरेस्ट रेट 6.5% आज क्या आज, अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए डाला है तो आपको 6.5%, 6% कंपाउंडेड अगले 20-24 साल तक मिलेगा। एफडी में आप 20-24 साल तक 6.5% कंपाउंडेड की सोच सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। थोड़े पीरियड के लिए पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे हमने स्लाइड के थ्रू देखा, इवन इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट आपका गिल्ट फंड में फायदा होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो जो आपका कूपन आता है 6 महीने में, वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट होकर कंपाउंड होता रहता है। तो इन चीजों को आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। डोंट गो फॉर जस्ट सिंपल कंफर्ट ऑफ एफडी। एफडी इज गुड फॉर very short duration period, but if you have to think of 3 year plus, then FD is not a great investment option. Suppose you want to secure your goals. So over to Sandeep and Anil. I have done with my bit. थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे अच्छी बात थी कि बहुत सारे नंबर्स थे और सारा कंपैरिजन था 20-20 साल का, 10-10 साल का भी नहीं, 20-20 साल का कंपैरिजन था, जहां पे डिफरेंस बहुत क्लियर नजर आ रहा था कि रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। सो सर, अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मिस्टर चिरदीप जी का। सो मिस्टर चिरदीप, आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। एटलीस्ट ये सेशन हमारे देश में जितने लोग हैं एफडी में, इन सब तक ये पहुंचना चाहिए। ये तो डेफिनेट, आई एम 100% श्योर दिस इज नॉट, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट बीन नोन एंड दिस एनालिसिस इज एब्सोल्युटली नॉट नोन। सर, इसके रिलेटेड, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर दिस एनालिसिस। इससे रिलेटेड एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। सो चूंकि जीसेक आपने बताया इट इज वेरी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, रीप्राइस जल्दी होता है लोअर एंड अपर एंड में, एंड अभी जो लास्ट 1 year 2 years में जो फैंटास्टिक रिटर्न आया है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लोअर रेट्स जो आरबीआई ने नीचे करते गए हैं। हो सकता है ये कुछ टाइम तक चले जब तक रिकवरी हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन ये शायद आगे बढ़े भी। तो इन दैट सिनेरियो कोई अगर सोचे जीसेक फंड में डालने के लिए, सो शुड ही पुट लमसम नाउ, या he should do SIP kind for a longer, and what kind of tenure he should consider? आपने जैसे बोला कि 3 years plus FD को is not at all a good option. So should one consider it at long term 5 years, or how should one look at it from current period scenario? So very good question, Chiradeep. Sir, हमने डेटा दिखाया है कि इवन इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंडिया में जीसेक यील्ड 5% भी गए, 5% से ऊपर हो गए, 9% भी आए हैं, और अभी वापस 6% आए हैं, और वर्ल्ड वाइज इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द लोवेस्ट रेट राइट नाउ। इवन इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इट मेक्स सेंस, बिकॉज आपका जो कूपन है वो रीएडजस्ट होता जाता है, ठीक है ना। तो इवन इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंटली बैंक एफडी के ऊपर जीसेक रिटर्न देता है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप ट्रेंचेस में पैसा डालिए, एक साथ पैसा मत डालिए, बट जीसेक में रेगुलर पैसा डालना बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये डेटा आप कंपैरिजन कर सकते हैं पीपीएफ से भी, पीपीएफ से भी अच्छा रिटर्न दिया कई टाइम पीरियड में। दूसरा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर क्या है कि सपोज आपने एफडी की 50 लाख की, अभी आपको पैसे की जरूरत, आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है। यह ऐसा झमेला नहीं है, यहाँ 50 लाख आपने डाला, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कभी भी निकाल लो, वापस री इन्वेस्ट कर दो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। दूसरा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब हम एफडी करते हैं तो जनरली आदमी का मानस क्या होता है कि बैंक का एफडी का रेट देखता है, बाद में देखता है कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा रेट है, इंटरेस्ट रेट, जनरली आदमी उसी में एफडी करने की कोशिश करता है। तो आज आपने 1 साल की एफडी की या 3 साल की, जो भी पीरियड की एफडी की है, 1 साल 3 साल बाद आप क्या करेंगे? उस एफडी को जनरली लोग रिन्यू करते हैं, because more FD get renewed than new FD get created. अभी रिन्यूअल किया तो रिन्यूअल में भी अपन टाइम होता नहीं है, रहते नहीं है। कभी कभी रिन्यूअल किया, 3 साल की एफडी मैच्योर हुई तो हमने 6 महीने का रिन्यू किया, 5 साल की एफडी मैच्योर हुई 3 महीने का रिन्यू कर दिया।
3 महीने का एफडी का इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है 5 साल के कंपैरिजन में। जीसेक के अंदर फायदा क्या है कि आप 5 साल बाद भी रह सकते हो, 6 साल बाद भी रह सकते हो, 3 साल बाद भी रह सकते हो, 10 साल बाद भी रह सकते हो। आपका जो होल्डिंग पीरियड है काफी लंबा होता है। तो जो हम एफडी का बकेट बनाते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, अपने मन में बकेट बनाया हुआ है वो, क्योंकि बैंक ऐसा अपने को ऑफर करता है। बट अपना होल्डिंग पीरियड एफडी का काफी लंबा हो सकता है, टुकड़ों में हो सकता है। उसके कंपैरिजन में भी जीसेक बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, लेकिन जीसेक में आपको कभी भी मिनिमम 3 साल के नीचे का पैसा नहीं डालना चाहिए। 3 साल के ऊपर का पैसा आपको जीसेक के अंदर डालना चाहिए और आपको रेगुलर बेसिस पे जीसेक फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए। थैंक यू सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अनिल तलैया है, वो पूछेंगे। उनके कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हैं। अनिल भाई, यू आर ऑडिबल। मेरे सर मेनली 2 क्वेश्चन है। एक तो जनरली आई एग्री विथ यू कि कोई एफडी में कंपाउंडिंग करता नहीं है, बट सपोज किसी ने कंपाउंडिंग किया तो आपने कंपैरिजन दिखाया है जहाँ पे आपने एफडी रेट को नेट ऑफ टैक्स रिटर्न पे कंपाउंड किया है और जीसेक रेट को आपने ग्रॉस यील्ड के ऊपर आपने कंपाउंड किया हुआ है गिल्ड फंड के अंदर। तो इज इट बिकॉज ऑफ द डिफर्ड टैक्स? एंड दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर द सेम टेन्योर जीसेक यील्ड जो है उससे ज्यादा रिटर्न गिल्ड फंड कैसे दे सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा अनिल भाई आपने। तो पहला तो जो एफडी में टीडीएस लगता ही है, 10% टीडीएस तो लगता ही है, तो वो कंपाउंडिंग आपका कम कर देता है। तो किसी का 10% का टीडीएस भी है, तो मैंने आपको डेटा बताया कि कोई भी 10 साल के पीरियड में ऑन एन एवरेज इवन 10% स्लैब वाले को जीसेक फंड में एफडी के कंपैरिजन में 30% ज्यादा पैसा बना, इंटरेस्ट बना है। 20% वाले को 50%, 30% वाले को 80% ज्यादा टैक्स बना है। दूसरा, जीसेक के अंदर आपका जो एफडी के अंदर आपका जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जीसेक के अंदर जो आपका इंटरेस्ट आता है वो फंड में आता है, फंड में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जब तक आप पैसा नहीं निकालोगे आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो पूरा टैक्स आपका डेफर्ड हो जाता है। और दूसरा, इंटरेस्ट नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन होता है और 3 साल बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आपका टैक्स स्लैब लोअर हो जाता है। तो आपको मैं ऐसे इलस्ट्रेशन दूं, जैसे आपने लेस फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आपने 1 लाख रुपए डाला 9% एसबीआई एफडी के अंदर। सपोज आप हाईएस्ट टैक्स पेयर हो तो आपको हर साल 1,09,000 मिला, लेकिन आपने 3,000 रुपए टैक्स में दे दिया, तो आपको 1,06,000 मिला। वो 1,06,000 कंपाउंड हुआ 9% पे अगले साल, फिर उसमें से टैक्स चला गया। ऐसा कंपाउंड होते होते वो 1,06,000, 1 लाख का कुछ वैल्यू हुआ, लेकिन उसी टाइम जीसेक यील्ड 9% था। तो यहाँ आपका कंपाउंडिंग पूरा 9% पे होगा और आपका टैक्स लगेगा जब आप पैसा निकालोगे। तो अगर दोनों सिचुएशन रही तो क्या होगा कि यहाँ आपका पैसा करीब करीब 50 से 80% ज्यादा बन गया। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो, आप 20% में रहा तो भी बना, 10% में रहा तो भी ज्यादा पैसा बना। दूसरा, आपने सवाल किया कि क्यों यहाँ पे ज्यादा पैसा बनता है। उसका सिंपल रीजन है कि जो आपका एफडी का कूपन आता है, जो वो आपका टैक्स में चला जाता है, पार्ट टैक्स में चला जाता है, पार्ट आप खर्च कर देते हो, लेकिन मैंने उसको कंपाउंडिंग माना है। डेट के अंदर क्या है कि डेट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि जो कूपन आ रहा है आपका, अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट है तो कूपन आपका हायर इंटरेस्ट रेट पे जमा होते जा रहा है। अगर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट है तो कूपन लोअर रेट पे जा रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ता जा रहा है। तो वो दोनों सिचुएशन में, राइजिंग इंटरेस्ट रेट में, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर, दोनों सिचुएशन के अंदर गिल्ड फंड ने आपको एफडी के कंपैरिजन में उसी टाइम पीरियड में ज्यादा रिटर्न बना के एक्चुअली इन्वेस्टर को दिया है। तो मेरा फर्दर क्वेश्चन है कि इसमें सेफ्टी क्या है, बिकॉज जैसे फ्रैंकलिन ने भी रिसेंटली कुछ डेट स्कीम्स वाइंड अप कर दी, तो ऐसा फिर ये स्कीम में भी हुआ तो सेफ्टी क्या रहेगी इन्वेस्टर के लिए? देखिए, अगर इंडिया में सबसे ज्यादा लिक्विड कोई है, निफ्टी को बोलते हैं, निफ्टी सबसे लिक्विड है। दूसरा सबसे लिक्विड है जीसेक सिक्योरिटीज।
तो अगर इंडियन डेट मार्केट में दो चैलेंजेस हैं, एक तो है क्रेडिट रिस्क का, दूसरा लिक्विडिटी का। क्रेडिट रिस्क जीसेक के अंदर है नहीं, बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीद रहे हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट कर दिया तो फिर तो कहानी एकदम अलग है। तो फिर तो आप बैंक पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, टैक्स फ्री बॉन्ड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपका पीपीएफ एनएससी कहीं ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल दीज आर गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो यील्ड फंड का सिक्योरिटी बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा होता है लिक्विडिटी का। ये सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है, क्योंकि बैंक का जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, वो उनको जीसेक में रखना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी पीएफ ट्रस्ट है, सबको जीसेक में पैसा रखना कंपलसरी है। तो जीसेक के खरीदार बाजार में हमेशा ही बहुत ज्यादा होते हैं बेचने वाले लोगों के कंपैरिजन में। तो आपको जीसेक में लिक्विडिटी का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आज बैंक सपोज करो, बैंक को इस कंपनी का बॉन्ड खरीदना है, तो बैंक मैनेजर 4 दफे सोचेगा, लेकिन जीसेक खरीदा तो कोई सवाल ही नहीं करेगा कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी खरीदी, क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें टेम्पल्टन जैसा सिचुएशन इसके अंदर कभी नहीं आ सकता है, until and unless गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट्स। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय प्रशांत सालुंके। प्रशांत। या गुड मॉर्निंग सर। मेरा ये क्वेश्चन है सर, जो कोऑपरेटिव बैंक में मुझे अगर हाई इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और सेकंड थिंग ऐसा है कि जो 5 लाख की सिक्योरिटीज है जो मुझे पीएसयू बैंक देती है, वो मुझे कोऑपरेटिव बैंक से मिलती है क्या? कोऑपरेटिव बैंक पहले तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक नहीं थे अभी तक, अभी वो आरबीआई के सुपरविजन के अंदर आए हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या उसका ब्रॉड कॉन्टूर कैसा आता है। लेकिन आज की तारीख में कोऑपरेटिव बैंक, मोस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट वेरी सेफ। और जो मजबूत कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक हो गया, श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, उनका इंटरेस्ट रेट तो वैसे ही बहुत नीचे आ गया ऑलरेडी, बिकॉज उनको मालूम है लैंडिंग कहाँ करेंगे। वही बोरोविंग रेट हायर रखता है जो लैंडिंग रेट हायर रखता है, इसका मतलब उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। तो कोऑपरेटिव बैंक, बहुत कम कोऑपरेटिव बैंक सेफ एंड साउंड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारस्वत बैंक या एसबीसी साइफ साउंड नहीं है, मेरा कोई इस पे व्यू नहीं है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स आर वेरी रिस्की। इवन इन पीएसयूज वन शुड गो विद टॉप एंड बैंक्स ओनली, बट ओनली फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। हाई ड्यूरेशन के लिए जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या मालूम है आपको, व्हाई डेट म्यूचुअल फंड और जीसेक्स आर मच बेटर, लिक्विड फंड्स आर मच बेटर? एक सिंपल रीजन आपको बताता हूं मैं। आपने 50 लाख रुपया एसबीआई की एफडी में डाल रखा है, वो आपने 6% इंटरेस्ट रेट पे डाला हुआ है, तो आपको साल का 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, वो टैक्सेबल इनकम है आपकी। आपका पीएमसी बैंक में 10 लाख रुपए था, अभी उसको वो पैसा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा आपका। तो जो आपको पोटेंशियल नुकसान हो रहा है वो आप इस एसबीआई इंटरेस्ट के गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते। काफी लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है कि जैसे आपने डीएचएफएल की एफडी ली है, ये यस बैंक के आपने परपेचुअल बॉन्ड ले रखे हैं, और आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी भी है। तो आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी 1 करोड़ की है, उस पे 1 साल में 6 लाख रुपए ब्याज आया, वो टैक्सेबल इनकम है। लेकिन आपका यस बैंक का परपेचुअल बॉन्ड आपके पास था, या डीएचएफएल का बॉन्ड था, या आईएलएफएस की एनसीडी थी, या आपके पास पीएमसी का डिपॉजिट था, वहां आपका जो भी नुकसान हुआ वो आप इस गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सपोज वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसी म्यूचुअल फंड के पास होते और आपने एचडीएफसी मीडियम टर्म, एचडीएफसी लिक्विड फंड में पैसा 1 करोड़ रुपए डाल होता इंस्टेड ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी, तो आपका 1 करोड़ रुपए एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 1 साल के बाद 1 करोड़ 7 लाख हो गया। वही आपका पैसा किसी फंड में पड़ा है, वहां आपको इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से नुकसान हुआ, तो वहां 10 लाख का पोर्टफोलियो आपका या 50 लाख का पोर्टफोलियो 5-6 लाख का नुकसान या एनएवी नीचे चलेगी, तो जो एनएवी का नुकसान है वो इस एनएवी से आप एडजस्ट कर सकते हो उस गेन से। ये फायदा आपको एफडीज में एनसीडी के अंदर नहीं है। इस बात का लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक यू।
Sir, next question will be asked by Rakesh Poddar. Yes, Rakesh. Hi, good morning, sir. Good morning. So my question is, as I'm a very young investor right now, so I just stepped into corporate world 2 years back. तो अभी सर छोटा तो एक SIP चालू है मेरा मिड एंड स्मॉल कैप में. So for me, if I am planning to retire at the age of 50, तो gilt funds में should I do a SIP? If yes, how much % should I do it? देखिए, आप यंग हैं तो आपको ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में रखना चाहिए, ओके, लेकिन सर्टेन पोर्टफोलियो आपको डेट में भी रखना चाहिए. लेकिन क्या आप तो जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका अगर पीपीएफ आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कट रहा है तो 12% आपकी सैलरी, 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, 24% आपका उसमें चला जाता है, और वहां अभी 8.5% इंटरेस्ट रेट है, वो भी टैक्स फ्री है, तो आपकी सैलरी का 24% वहां पे चला गया. अगर आप सैलरी एम्प्लॉय है तो आपको ऑलरेडी वहां पे एक्सपोजर मिल गया है. अगर आप सैलरी क्लास नहीं हो तो और उसके अलावा भी आपके पास पीपीएफ का ऑप्शन अवेलेबल है, बट उसके अलावा भी थोड़ा मुझे लगता है टू टेस्ट द प्रोडक्ट, इवन 1000 रुपीज की एसआईपी आपको गिल्ड फंड में करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी में भी 10-10 साल तक सब ऑप्टिमल रिटर्न आया है और आएगा आने वाले पीरियड में भी. उस टाइम डेट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करता है. जब इक्विटी खराब करता है इसका मतलब इकोनॉमी खराब है. इकोनॉमी खराब है तो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के तो नीचे जाता ही जाता है. इस बात का आप ख्याल रखिएगा. Okay, and even just to add, sir, कि सर corporate FDs बीट कर सकता है ये? विजय सर, आई सपोज आपका वीडियो ऑफलाइन हो गया है सर. हेलो, एक मिनट. हाँ, सॉरी, आई हैव टू टेक सम अर्जेंट कॉल. सो या राकेश जी, आपका सवाल क्या? सर मेरा सवाल यही था कि जैसे अभी सर मेरे डैड एंड ऑल दे जस्ट टेल मी कि यार कॉर्पोरेट एफडीज भी अच्छे हैं, यू कैन गो विद दैट. नो डाउट रिस्क ज्यादा है, बट सर गिल्ट फंड क्या कॉर्पोरेट एफडीज भी बीट करता है? आराम से बीट करता है, लेकिन आप एक बात मानिए कि कॉर्पोरेट एफडी हम क्यों करते हैं. कॉर्पोरेट एफडी हम इसलिए करते हैं कि यार बैंक एफडी में रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा. ठीक बात है ना? राइट सर. तो आपने क्या किया कि एचडीएफसी बैंक का एफडी 5.25% और एचडीएफसी लिमिटेड का 6.25% है. तो आप बोलेंगे यार चलो मैं एचडीएफसी लिमिटेड का एफडी कर देता हूँ. सो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट. फिर क्या होता है कि आप 6.25 वाली से आपका मन नहीं बढ़ता, बोल रहे को और बाजार में ज्यादा मिल रहा है क्या. देन यू गो टू श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वो 7.25 7.5 दे रहा है. देन फिर आपको कोई बोलता है यार कि डीएचएफएल 10% दे रहा है, ट्रिपल ए रेटेड है, आईएलएफएस 10% दे रहा है, ट्रिपल ए रेटेड है. तो अल्टीमेटली आप उस बात पे जाते ही हो. राइट सर. समझा मेरी बात? एकदम उस रास्ते पे जाते ही हो. राइट सर. ऐसा होता है. इंडिविजुअल नहीं होता ही. इंडिविजुअल लेवल पे इतना डिसिप्लिन रखना आसान नहीं है. आप घर पे जाते हो, आपके शाम को 5-6 बजे ऑफिस से घर गए, आप डाइनिंग टेबल पे नमकीन पड़ी है, मिठाई पड़ी है, आप 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, 3 दिन नहीं खाओगे, उसके बाद क्या करोगे? खाएंगे इधर तो दिखेगा तो वो होता ही. राइट रहेगा. आपको रोज ईमेल आएगी XYZ वेल्थ काउंटर से, ये एफडीज रेट पे, ये एफडीज. फिर आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो, यार आज अभी तो पैसा ही नहीं बन रहा है. एसडीआई बैंक एफडी में तो 5.25% है, एचडीएफसी में 6.5% है, अभी श्रीराम में लेता हूँ. उसके बाद श्रीराम से मन नहीं बना तो और आप अंदर घुस जाते हो. और जब इकोनॉमी बूम हो रही हो, सब अच्छा लग रहा हो, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता था. देन यू गो एंड फंड. अभी आप डीएचएफएल टच नहीं करोगे, लेकिन 2 साल पहले सब लोगों ने डीएचएफएल में पैसा डाला था. 1 लाख करोड़ की बैलेंस शीट थी उसकी. आईएलएफएस की 90,000 की बैलेंस शीट थी. तो पीएफ ट्रस्ट में था, काफी जगह इंडिविजुअल के पास, एचएनआई के पास, सब जगह था. ऐसे थोड़ी ऐसे फ्रॉड होते हैं. जैसे एनएससीएल क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर को लगा 14% 15% कंपाउंड हर महीने मिल रहा, मजा वाली बात है. ये समझता नहीं है खुद के बिजनेस में कभी 14% आ नहीं रहा था. एनएससीएल कहां से चमत्कार कर रहा भाई? और जो आदमी 14% आपको रिटर्न दे सकता है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब 20% कमा रहा है. और जो आदमी 20% कमा रहा है वो बोरो क्यों करेगा? सही बात है. थैंक यू सर. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था सर ये. एक्चुअली कुछ खराब इन्वेस्टर बिहेवियर जो हम कहते हैं सर, वो इस पे भी हाईलाइट होता है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स गेट अट्रैक्टेड टू रॉन्ग थिंग्स.
Next question is from Naveen Joshi, sir. Naveen ji. हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है सर कि जनरली क्या है कि साइकोलॉजी जो है लोगों की बहुत डिफरेंट होती है जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने ये देखे हैं कि एफडी के अंदर में जब अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सुकून मिलता है कि चलो पैसा डाल दिया, 5%, 6%, 7%, 8% जो रिटर्न आ रहा है। वहीं अगर मैं गिल्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो गिल्ट के अंदर में वॉलेटिलिटी जो है बहुत रहती है, इंटरेस्ट रेट जो है अप एंड डाउन जाता है। क्या है कि म्यूचुअल फंड जो है ट्रांसपेरेंट है, तो मेरे को डेली बेसिस पे एनएवी जो है वो नजर आती है। और जब मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे तो मैं जो इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपया का, वो 1 लाख रुपया हो सकता है 80,000। हेलो, बोले भी हो जाए, 50,000 भी हो जाए या 1,20,000 भी हो। तो इस चीज को सर किस हिसाब से करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये जैसे आपने एसबीआई की एफडी ली, ठीक है जी 5 साल की, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की। जी सर। आपने एसबीआई की एफडी ली, जी आपने 1 साल की एसबीआई की एफडी ली, उसी टाइम आपने एसबीआई की सीडी भी ली, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक का होता है एसबीआई का। एफडी 5.25% थी, सीडी 5.25% थी। अभी सीडी का प्राइस मूवमेंट तो डेली ऊपर नीचे होता रहेगा एकदम, लेकिन आप उसको देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 1 साल बाद वो मुझे 5.25% देके जाएगी। एकदम सही है सर। एसबीआई का आपने बॉन्ड खरीदा 3 साल का, 5 साल का, पीएसयू का कोई भी बॉन्ड खरीदा, उसका कूपन रेट है 6.5%। जी सर। आप कूपन लिए, आप देखोगे नहीं उसका डेली बेसिस पे प्राइस। एकदम सही है सर। आपने टैक्स फ्री बॉन्ड लिया, उसका डेली बेसिस पे प्राइस देखोगे नहीं, और डेली बेसिस पे प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। एकदम सही है सर। वही बॉन्ड अगर आपको एफएमपी में हमने दे दिया तो आप उसको देखोगे नहीं, कि आपको मालूम है कि 1 साल बाद, 3 साल बाद एफएमपी मैच्योर होगी, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। एकदम सही बोले सर आप। अभी गिल्ट में भी बिल्कुल वही कहानी है। मैं आपको 10 साल का गिल्ट का पेपर डायरेक्ट बाजार में आप खरीद सकते हो। आज आपने खरीदा 1 लाख रुपए, तो 10 साल तक आपको 6-6 हजार रुपए मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसका डेली प्राइस देखोगे तो क्या होगा? रोज ऊपर नीचे होगा। एकदम। आपको खाली ये देखना है कि मैं 10 साल का जीसेक फंड है, अभी मैं 6% कंपाउंड, 6% वाईटीएम पे डाल रहा हूं, तो मुझे 10 साल तक कुछ भी हो 6% मिलना ही, चाहे प्राइस कुछ भी रहे। बट सर ये डिसिप्लिन रह नहीं पाता है सर। वो तो यही तो बोल रहा हूं, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन का कीमत क्या, देखिए ना। लैक ऑफ डिसिप्लिन का कीमत नहीं, वो समझाना आपको, आप जैसे इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा लैक ऑफ डिसिप्लिन का कीमत क्या। मैं आपको बताता हूं क्या लैक ऑफ डिसिप्लिन का कीमत। आप गुलाब जामुन खाते हो तो गुलाब जामुन में 250-300 कैलोरीज होती है। जी सर। गुलाब जामुन का टेस्ट आपकी 2.5-3 इंच की जीभ डिसाइड करती है, उसको खाना होता है। लीवर नहीं बोलता, किडनी नहीं बोलती है, इंटेस्टाइन नहीं बोलता है, लेकिन जीभ बोलती है खाना है उसको। और जीभ में वो गुलाब जामुन रहता है 2 मिनट 3 मिनट, बाकी बॉडी पार्ट में गुलाब जामुन रहता है 5 घंटे 6 घंटे, डिपेंड हो किसका मेटाबॉलिज्म क्या है। कई बार तो 10-10 घंटे रहता है। उसके बाद सारी प्रॉब्लम इंटरनल ऑर्गन्स को होती है, मुंह तो खा के चुप हो गया। उसके बाद उस गुलाब जामुन को बर्न करने के लिए 80 किलो को आदमी को 15 मिनट से आधे घंटे का दौड़ लगाना पड़ता है। नाउ दिस इज द प्राइस ऑफ नॉट हैविंग डिसिप्लिन। लेकिन आदमी कभी गुलाब जामुन खाते टाइम ये चीज नहीं सोचता है। एग्रीड सर। वही कॉन्सेप्ट, चलो वो तो जीभ की बात है, वो एक दफा जीभ का स्वाद लग जाता है बचपन से। ये तो अक्वायर्ड स्किल, आप स्किल अक्वायर्ड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट की, डिसिप्लिन अक्वायर कर सकते हो। व्हेन आप प्रॉफिट नुकसान देखते हो 10-10 20-20 साल का, तब तो अपने को समझ आना चाहिए भैया कि अभी इस धर्रे से काम नहीं हो सकता। एग्रीड सर। तो सर आज जो जीसेक यील्ड है इस लेवल के अंदर में क्या करना चाहिए सर? रेगुलर बेसिस पे पैसा डालो। जैसे आज आपके पास पैसा है, आप क्या करोगे? एफडी में डाला, एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या 5 साल का? सर 5 साल का एफडी का रेट होगा सर
5.5-6% सर। 6% किधर है? SBI का तो 5.15 है। 5 साल का? हाँ, ओके सर। 5.25 ले लो, 5.5 ले लो। 10 ईयर G-Sec 6% है, ठीक है। अभी 5.25 पे कंपाउंडिंग नहीं, कंपाउंडिंग TDS VDS निकाल लो आप। यहाँ G-Sec में तो आपका कंपाउंड हो रहा है 6% पे हर साल, तो यहाँ इस लेवल पे भी 5 साल में ज्यादा पैसा बनेगा वहां पे। और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया तो और बढ़िया बात है। हाँ, फिर तो जो है चांदी सोना है सर। अभी बढ़ा तो भी तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे आपने 1 लाख रुपए डाला, 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट 7% हो गया, तो जो आपका ब्याज आएगा 6%, वो 7% पे इन्वेस्ट होगा। फिर 1 साल बाद 8% हो गया, तो ब्याज आएगा वापस, वो 8% पे इंटरेस्ट होगा। ये फायदा आपको एफडी में नहीं मिलता है, समझे आप नवीन जी? अगर आपने 5.25% की एफडी ली है 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, तो कंपाउंडिंग भी उसी 5.25 पे होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो G-Sec के अंदर कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट का होगा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे होता जाएगा। समझ गया सर। बहुत इंटरेस्टिंग सर एनालिसिस है। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सतीश कसारे। सतीश, हेलो। थैंक यू विजय सर, थैंक यू फॉर सच अ आई ओपनर सेशन ऑन एफडीज। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ओवरऑल डेट मार्केट पे, फॉर एग्जांपल व्हाइल कंसीडरिंग ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम और रिटर्न पर्सपेक्टिव, अगर मुझे किसी डेट म्यूचुअल फंड के टाइप में इन्वेस्टमेंट्स करना है इस सिनेरियो में, तो मैं किस फंड को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए आइडियली? देखिए, अभी तो क्या है, सब लोग म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड से बहुत डरे हुए हैं, टेम्पल्टन स्कीम से खासकर। लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली ट्वीट सोशल मीडिया पे कर रहा हूं कि इन्वेस्टर का पैसा आएगा, एंड परहैप्स आई एम द ओनली एडवाइजर हु इज सेइंग कि इन्वेस्टर का पैसा आएगा। हम बोल रहे हैं कि अभी PSU फंड या G-Sec फंड क्रेडिट रिस्क के हिसाब से वहां मत जाइए। आपको ज्यादा पैसा, मीडियम प्लान, वहां अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में रहिए, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हो तो आपको G-Sec फंड में रेगुलर बेसिस पे पैसे डालते रहना चाहिए। आप डेट फंड के अंदर अपना SIP कर सकते हो, इक्विटी में जैसा SIP करते हो वैसा डेट फंड के अंदर भी आप SIP कर सकते हो। डेट गिल्ट फंड में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, प्राइस मूवमेंट फ्लक्चुएशन होता है और वो इवन आउट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी आप लिक्विड में तो 1 महीने का नीचे का पैसा ही डालना चाहिए, 1 महीने का ऊपर का पैसा लिक्विड में नहीं डालना चाहिए, वो अल्ट्रा मनी मार्केट फंड में डालना चाहिए। लेकिन अभी 1 साल के पीरियड में इंटरेस्ट रेट आपको जो गेन मिलेगा डेट फंड में वो 4% से 6% के आसपास ही मिलेगा। लेकिन ये कैपिटल गेन है, अगर आपका कहीं भी कैपिटल लॉस है किधर भी पोर्टफोलियो में, इक्विटी में, डायरेक्ट स्टॉक में, तो आप एडजस्ट कर सकते हो उस गेन से, आप इसको टैक्स एफिशिएंट बना सकते हो। तो इवन इन दिस मार्केट डेट म्यूचुअल फंड विल डू वेरी वेल फॉर इन्वेस्टर। थैंक यू सर। मेरा और एक क्वेश्चन था कि एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कौन सा मुझे जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं ना डेट इंस्ट्रूमेंट में, वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से आपके हिसाब से व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा मिसनोमर है कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर कंजर्वेटिव। ओके, दे आर एक्चुअली नॉट एट ऑल कंजर्वेटिव। सबसे पहले आदमी लैंडिंग करता है फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को। इंडियंस आर नोटोरियस फॉर इन्वेस्टिंग इन चिट फंड्स। लोग प्राइवेट BC चलाते हैं, ठीक है, फिर अनरेगुलेटेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं, ठीक है, फिर प्लांटेशन कंपनी में पैसा डाला हम लोगों ने, ठीक है, उल्टे सीधे F&O कर रहे हैं हम लोग, और हम अपने आप को रिस्क अवर्स इन्वेस्टर बोलते हैं। मतलब 17 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब। तो जो मेरा इन्वेस्टर के साथ एक्सपीरियंस है, इंडियन इन्वेस्टर्स आर नॉट बाय नेचर रिस्क अवर्स, दे आर नॉलेज अवर्स। मतलब चीज समझना नहीं है, एक सीधी चीज आ गई तो समझ में आ गई, चलो ठीक बात है। तो आई डोंट थिंक इंडियन इन्वेस्टर आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क अवर्स। अगर इंडियन इन्वेस्टर रिस्क अवर्स होते तो सबसे पहले ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, घर में पड़ी ज्वेलरी का। राइट।
लेकिन करवाते नहीं है वो, ठीक है ना। तो आपको, बट आई आंसर योर क्वेश्चन, जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालें, आप उसका क्रेडिट क्वालिटी देख लें। वो कैसे देखें? आपको फैक्ट शीट मिल जाएगा, फैक्ट शीट में कंपनीज के नाम रहेंगे, आप नाम देखो, आपको मन में सोचना है कि क्या इस कंपनी की एफडी बाजार में आई तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा क्या। अगर वो आंसर यस है तो पोर्टफोलियो में, उस पोर्टफोलियो में पैसा डाल सकते हैं। अगर आंसर नो है तो प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर एंड आस्क के नाम क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो। अगर वो एडवाइजर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसको छोड़ दो, दूसरे फंड में पैसा देखो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे को अभी चैट बॉक्स पे आया है, मतलब तो मैं इसी मोमेंट पे आपसे पूछ लूंगा सर। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, मतलब मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, और जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भैया एफडी में इन्वेस्ट नहीं करनी है, मतलब एफडी नहीं, जीसेक में करो या गिल्ट बॉन्ड म्यूचुअल फंड में करो, तो वो घबरा जाते हैं ये क्या नया फंड है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन पार्ट है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर को समझाया, घर में कैसे समझाया जाए लोगों को कि अभी भी सर वो फिक्स डिपॉजिट वाली जो साइकोलॉजी है वो अभी तक गई नहीं है। फिक्स डिपॉजिट सेफ है, लॉन्ग टर्म दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। हाँ, 100 पैसा रखो। आपने अपने फिगर्स में दिखाया कि किस तरीके से वी हैव लॉस्ट सो मच अल्फा इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ फिक्स डिपॉजिट फॉर सच अ लॉन्ग टर्म। और अगर हम पैसा देखें तो सबसे ज्यादा पैसा शायद फिक्स डिपॉजिट में आज भी पड़ा हुआ है लोगों का। और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं रिटायर्ड बंदा हूं और मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो मेरे लिए तो फिक्स डिपॉजिट ही सही है सर। वही क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं घुमा के पूछ रहा हूँ। तो सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे समझाया जाए लोग, अगर आप, क्योंकि लोग गवर्नमेंट समझना समझाना तो ऐसा है कि जब आदमी धीरे धीरे पैसा डालना चालू करे तो मालूम पड़ेगा। तो आप सिंपल लॉजिक करिए, आप जो एफडी में पैसा डाल रहे हो, जो गेन आ रहा है वो आप जीसेक फंड में डाल दीजिए, तो आपको प्रिंसिपल का तो नुकसान हो नहीं है, बिल्कुल भी हो नहीं रहा आपको, ठीक है ना। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, इसका कंपाउंडिंग क्या हो रहा है। दूसरा, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% 5% गिल्ड फंड में डाल के देखिए, 3 साल वेटिंग करिए, 4 साल वेट करिए, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा दोनों का, ठीक है। अगर आप रिटायरी हो तो आपको ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, क्योंकि मैं अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि रिटायरमेंट गोल कैसे अचीव करें, कैसे आप अपना क्या क्या चीज आपके पास अवेलेबल है जिससे आपका रिटायरमेंट कंफर्टेबल हो सकता है। तो we'll talk about much greater detail in next episode when we talk about how good you are an investor and basic premise is retirement only. अगर आपको रिटायरमेंट है तो सबसे बड़ी चिंता रिटायरीज को होना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर नीचे चला गया, अगर इंटरेस्ट रेट 1% हो गया, रिटायरी क्या करेगा। तो आपको एफडी का कंफर्ट नहीं देखना है। एफडी इंटरेस्ट 12% से 5% आ गया, अब भी अपने को अक्ल नहीं आई है क्या? बोलिए। बहुत बहुत 5% से इंटरेस्ट रेट 1% आ गया तो आपका कंफर्ट तो आपके पांव के नीचे चला गया। कौन से कंफर्ट को लेके पकड़े रहेंगे आप? सही बात है सर। रोज आप गिल्ड फंड में पैसा रखे तो जबरदस्त रिटर्न आता आपको। तो समझने की जरूरत है। आज सवाल रिस्क का नहीं है, आज सवाल है रिस्क नहीं लेने का। आप रिस्क नहीं लोगे, आपकी एफडी जो मैच्योर होती जाएगी वो लोअर एंड लोअर इंटरेस्ट रेट पे मैच्योर होती जाएगी। क्या करोगे आप? कहां से आएगी रेगुलर इनकम? ये मेरे ख्याल से सर कोई देखता नहीं है कि कितने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते जा रहा है। बहुत देखता नहीं है बिकॉज दे आर टू काइंड ऑफ पीपल, दोज हु सी द लाइट एंड मूव, and the second part are the people who need to feel the heat for the movement. Absolutely. तो वो जब तक नीचे से धरातल खिसकेगा नहीं, उनको मालूम नहीं पड़ेगा ना क्या हो रहा भैया। सही बात है सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा है एनालिसिस। और मेरे ख्याल से आज सारे इन्वेस्टर्स ने, एसोसिएट्स ने, सबने सुना आपको और उनका काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सर एक और क्वेश्चन है अनिल जी का, मैं उनको फिर से ऑनलाइन लेना चाहूंगा। अनिल जी, हेलो अनिल जी। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि बैंक डिपॉजिट के सामने तो डेफिनेटली जीसेक का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, बट अभी करंट सिनेरियो के अंदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, उसका रेट 6.5 से 7% के रेंज में है। तो जीसेक की कंपैरिजन में बेटर रिटर्न, मतलब जीसेक बेटर रिटर्न दे सकता है क्या ये प्रोडक्ट के सामने, अगर 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो?
देखिए 10 साल के पीरियड में तो जीसेक अच्छा रिटर्न देगा ही देगा, लेकिन आपको ये बात ये मान के चलनी पड़ेगी सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्कीम के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा ही जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर एक फिक्स टेन्योर होता है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको इमरजेंसी आएगी तो आप तकलीफ में पड़ जाओगे। जीसेक में वो झमेला नहीं है। इवन एनएवी 5% नीचे, लेकिन आप पैसा निकाल सकते हो तो इमरजेंसी पड़ी। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर सेफ्टी सबसे पहले देखनी चाहिए, सेकंड चीज देखनी चाहिए लिक्विडिटी। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपने यहाँ सब जगह पैसा अटका रखा है और आपने वहां सब जगह मिला के 10 लाख रुपए डाल रखा है, और सपोज आपको 2 लाख की अर्जेंट जरूरत पड़ गई और आप वो टच नहीं कर पाओगे और उस 2 लाख को आपको 15% बाजार में इंटरेस्ट पे लेना पड़ेगा, तो आपके सारी रिटर्न की ऐसी तैसी हो जाती है फिर। तो लिक्विडिटी को इन्वेस्टर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो अभी सर जो एनएससी में रेट है जैसे 6.8% 5 साल 10 साल का, तो गारंटेड वो 5 साल तक 6.8 ही मिलेगा या कुछ चेंज हो सकता है उसमें? अभी देखिए चेंज तो होंगे, क्योंकि सरकार आपसे इस रेट पे बोरो नहीं कर सकती, बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट। जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट 0% है तो सरकार ये तो मजबूरी में पैसा ले रही है आप लोगों से 6 तो इंटरेस्ट रेट तो 100% इन कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट सेविंग प्रोडक्ट पे नीचे जाना ही है। दूसरा सर एक क्वेश्चन है, अभी डिस्कशन डेट मार्केट के ऊपर है, बट मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू इक्विटी। अभी इक्विटी में पैसा लगाना है तो 11,500 निफ्टी का लेवल है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए 9,000 9,500 आने का, तब पैसा लगाना चाहिए या अभी लगा देना चाहिए? आप किस लेवल पे कंफर्ट है अनिल जी? थोड़ा अभी ओवर वैल्यूड है, तो 10,000 के आजू बाजू अगर उससे नीचे आता है। क्या गारंटी कि 10,000 पे आप डाल देंगे पैसा? गारंटी नहीं है, बट वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव होगा ना वो लेवल पे। उस टाइम वैल्यूएशन, आज वैल्यूएशन आपको 11.5 से 10 में अट्रैक्टिव, मैं आपको बोलूं 9 भी मिल जाएगा आपको निफ्टी, क्या उस दिन आप डाल पाएंगे पैसा? उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, मतलब एग्जैक्टली अगर सिचुएशन खराब रही तो प्राइस खराब मिलेगी ना। देखिए आप कोई भी दाम, आप कोई भी मार्केट का लेवल अपने दिमाग में डाल के रख लीजिए, 10.5, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, बोला इस लेवल पे पैसा डालूंगा। अगर वो लेवल आ गया तो उस टाइम न्यूज फ्लो भी वैसा ही नेगेटिव रहेगा, आप फिर नीचे का लेवल देखना पसंद करेंगे और इस चक्कर में आप पैसा डाल ही नहीं पाएंगे। जो आपने इन्वेस्ट किया अभी 11.5 पे या रेगुलर बेसिस पे, वो पोर्टफोलियो का अगर मार्केट नीचे गया तो उसका वैल्यू भी नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाता है तो उसका नुकसान का भरपाई हो जाता है। लेकिन जो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उसका नुकसान का भरपाई कभी नहीं हो पाता है। ये बात आप दिमाग में रखिए। किसी भी असेट कैटेगरी का, चाहे गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इक्विटीज, किसी भी असेट कैटेगरी का फर्स्ट बिग गेन ओनली अक्रू टू पीपल हु रिमेन इन द वॉलेटाइल टाइम। अगर कोई वेट करा कि सब इसका क्लियर हो उसके बाद इन्वेस्ट करूं, तो बाजार इस लेवल पर कभी नहीं मिलता है। The biggest gain is made by people who has gone through the volatility and the losses, temporary losses in the portfolio. तो मैं सिंपल रिक्वेस्ट इन्वेस्टर से यही है, रेगुलर बेसिस पे पैसा डालिए, क्योंकि नहीं तो आप टाइमिंग कर सकते हो बाजार की। आपने बोला, मैं बोल रहा हूँ मजा मार्केट 8,000 हो जाएगा, चलो भाई 8,000 हो गया, आपने कितना पैसा डाला उस टाइम? सो इट इज नॉट दैट यू आर राइट, बट व्हेन यू आर राइट, हाउ बिग यू पुट मनी एट दैट टाइम, तब आपका हिम्मत, अपना हिम्मत हो नहीं पाएगा उस टाइम। मार्च में तो निफ्टी 8,000 गया था ना, किस इन्वेस्टर की हिम्मत हो इस टाइम पैसा डालने की? और कभी भी नहीं होगी। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे, वो सबसे अच्छा तरीका है, और जब प्रॉफिट बने तो धीरे धीरे प्रॉफिट निकालते रहे, वो भी अपने को करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। डन? या थैंक यू सर। नो सर, अभी कुछ क्वेश्चंस और है, आज मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है सर, तो पूरा फ्लड हो गया क्वेश्चन, तो मैं लेना चाहूंगा सर। पहला क्वेश्चन है कि बिटवीन जीसेक फंड्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, व्हिच वन गिव्स बेटर रिटर्न्स एंड व्हिच आर सेफर? देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड शॉर्ट पीरियड का होता है
वहां पैसा आपको 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का पैसा आप उन फंड में डाल सकते हो। लेकिन गिल्ड फंड में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या उसके ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट फंड में पैसा आप कभी भी डाल सकते हो। गिल्ड फंड के अंदर हमारा एक प्रेडिक्टोमीटर है जीसेक में कब डालना चाहिए, वो मीटर अभी बता रहा है कि अभी आपको एक्सटेंडेड एसआईपी करनी चाहिए गिल्ड फंड के अंदर, मतलब आप 12 से 24 महीने की एसआईपी करिए। हमारा इंडिकेटर बताएगा कब वन टाइम इन्वेस्टमेंट गिल्ड फंड के अंदर करना चाहिए। वो अक्टूबर 2018 में हमने बोला था गिल्ड फंड के अंदर बड़ा पैसा डालना चाहिए। आज की तारीख में वन टाइम गिल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ सॉरी संदीप। Yes, sir. Yeah. So talking about ultra short-term funds and G-Sec funds. I answered that question. Yes, sir. Okay. Next question is, sir, what is the difference between constant MAT gilt fund and normal gilt fund? Constant maturity, MAT नहीं, constant maturity and normal gilt fund. Constant maturity fund क्या होता है कि वो 10 साल की मैच्योरिटी रखता है हमेशा। वो उसके पास जो भी पैसा आएगा वो उस दिन जो भी 10 ईयर जीसेगा वो पेपर खरीदेगा, इंटरेस्ट कूपन उसका आएगा, खाली वो पेपर ही खरीदेगा, तो कांस्टेंट मैच्योरिटी 10 साल ही रहेगा। नॉर्मल गिल्ड फंड क्या होता है, डायनेमिकली मैनेज होता है। फंड मैनेजर कॉल लेता है कि आज मैं स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में डालूं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में डालूं, आज मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में रहूं या लॉन्ग ड्यूरेशन में रहूं, तो वो डायनेमिकली मैनेज करते हैं, तो अल्फा जनरेट करने की ताकत रखते हैं वो लोग। लेकिन कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो अगर आपका व्यू 10 साल के ऊपर का है तो कांस्टेंट मैच्योरिटी इज अ ग्रेट चॉइस, बिकॉज वहां आप फंड मैनेजर की बायस पूरी निकाल लेते हो। Okay, sir. So this is sir, one more question. Can I invest lump sum in GSEC? लम सम इस बाजार में नहीं डालना चाहिए जीसेक में। आप अल्ट्रा में पैसा डालिए और 12 महीने का एसटीपी कीजिए जीसेक फंड के अंदर, आपको वॉलेटिलिटी का फायदा मिलेगा। सर एक क्वेश्चन और था कि कौन से जीसेक फंड में इन्वेस्ट करें, तो मैं सर वही बोलूंगा कि आप हम लोगों का जेआरएल मनी का रिकमेंडेड फंड्स लिस्ट आता है, which you can get it from RMs, right? And you can get it from there कि which ले लो, email ले लो, and you can shoot email to them with our recommended gilt funds. Right, sir. Sir, I think we have covered most of the questions, right? Thank you, sir. Thank you taking out Sunday for such an interesting session. और सबसे बड़ी बात सर, I was, it was really mind-boggling to see so many numbers. It's like 20 साल का डेटा है सर, वो 20 साल आप GSEC लिक्विड का डेटा आपने कंपैरिजन जो किया है उससे काफी कुछ क्लियर है कि एफडी में कहाँ लॉस हो रही, कहाँ आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पा रहे। आज की डेट में अब के डेट में अगर इंसान इन्वेस्टर ये सोचे कि हमें एफडी लेके ही रखना है, तो he or she will be making a big mistake in his or her life, right? So it's very important to understand different products which are available. Thank you, sir. Thank you very much for coming out on a Sunday and explaining to us in so much detail. And hopefully and all the investors and online viewers for joining us in the session and taking out on the Sunday and listening to us, sir. Thank you very much, sir. Have a safe and nice day, sir. Thank you very much. But next जो हमारा एपिसोड होगा वो होगा हाउ गुड यू आर एन इन्वेस्टर। कैसे जज करोगे आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हो? क्या आपका इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस 1 साल का, 2 साल का रिटर्न डिसाइड करता है? क्या आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग डिसाइड करता है? क्या टैक्स एफिशिएंसी डिसाइड करती है? क्या सेविंग रेट डिसाइड करती है? और क्या बेंचमार्क होना चाहिए? मैं आपको 3-4 एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं। How to judge you are a good investor? I'll put 3 questions before you guys. आपकी जो लास्ट अर्निंग है, प्री टैक्स अर्निंग, मल्टीप्लाई बाय योर करंट एज एंड डिवाइड बाय 10, आपका मिनिमम नेट वेल्थ इतना होना चाहिए। फर्स्ट, योर करंट एज मल्टीप्लाई बाय योर लास्ट ईयर्स प्री टैक्स अर्निंग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, ये एक फॉर्मूला है टू जज हाउ गुड यू आर इन्वेस्टर। But this is not applicable for everybody. Second फॉर्मूला है, आपने अब तक लाइफ में जो भी प्री
प्री टैक्स अर्निंग की है आज तक की, जो भी प्री टैक्स अर्निंग की है, आपकी टोटल वेल्थ उसका कितना परसेंट है? अगर आपकी टोटल वेल्थ आपकी टोटल लाइफ की अर्निंग का 50% के ऊपर है, देन यू आर अ गुड इन्वेस्टर, एल्स यू आर नॉट अ गुड इन्वेस्टर। वो कैसे अचीव करें उसका डिटेलिंग में बताऊंगा। थर्ड वे टू जज इज दैट हाउ फास्ट इन योर लाइफ योर इन्वेस्टमेंट इनकम, एवरी ईयर्स इन्वेस्टमेंट इनकम इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। अगर आप वहां पहुंच गए, then you reach a stage where you become financially independent. And suppose your annual investment income is equal to your earnings, then you created a second child or second person in your family who is equally hardworking or smart working as you are. I am going to explain about all these things in greater detail in next episode of Facebook Live with JRL Money with our team. Thank you, Sandeep. Thank you very much. थैंक यू सर। और मैं इन्वेस्टर को बता दूं, एवरी संडे सर कम्स इन संडे, मोस्टली फोर्टनाइटली, टू डिस्कस ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।